हेलो व्यूअर्स, आज के एपिसोड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करेंगे पिछले अभ्यास प्रश्न से। सवाल था, हाल ही में चिकित्सा नोबेल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? ऑप्शंस थे ए डेविड जूलियस और अर्डेम पाटापाउटियन, बी कैटलिन कारिको और ड्रू वीसमैन, सी विलियम जी केलिन जूनियर और सर पीटर जे रेडक्लिफ, या फिर डी जेफरी सी हॉल और माइकल रॉसबैश। तो इसका सही जवाब था ऑप्शन बी कैटलिन कारिको और ड्रू वीसमैन। चलिए अब इसका विश्लेषण देखते हैं। 2 अक्टूबर को मेडिसिन या फिजियोलॉजी में 2023 के नोबेल पुरस्कार की घोषणा कर दी गई। इस वर्ष ये पुरस्कार कैटलिन कारिको और ड्रू वीसमैन को संयुक्त रूप से दिया गया है। इन्हें ये पुरस्कार उनकी न्यूक्लियोसाइड बेस संशोधन से संबंधित खोजों के लिए दिया जा रहा है, जिसने कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी mRNA टीकों के विकास को सक्षम किया। कैटलिन एक हंगेरियन अमेरिकी महिला बायोकेमिस्ट है, वहीं वीसमैन एक अमेरिकी चिकित्सक वैज्ञानिक है। गौरतलब है कि चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट स्टॉकहोम स्वीडन में नोबेल असेंबली द्वारा प्रदान किया जाता है। चिकित्सा का पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में एमिल एडोल्फ वॉन बेरिंग को दिया गया था। 1901 से अब तक चिकित्सा में 114 नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जा चुके हैं। चलिए अब आज के सेशन का पहला सवाल देखते हैं। नूर 3 सैन्य उपग्रह किस देश से संबंधित है? इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान या फिर ईरान? तो सही जवाब है ऑप्शन डी, ईरान। हाल ही में ईरान ने नूर 3 इमेजिंग उपग्रह को कक्षा में सफलतापूर्वक लॉन्च किया। नूर 3 इमेजिंग उपग्रह की बात करें तो इसे पृथ्वी की सतह से 450 किलोमीटर ऊपर की कक्षा में स्थापित किया गया है। ये उपग्रह लॉन्चर का उपयोग करके अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने दावा किया कि तीसरे सैन्य उपग्रह को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित कर दिया है। ये उपग्रह डेटा और छवियां एकत्र करेगा। गौरतलब है कि नूर का पहला संस्करण अप्रैल 2020 में पृथ्वी से 425 किलोमीटर ऊपर की कक्षा में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। वहीं दूसरा संस्करण मिश्रित ईंधन वाहक का उपयोग करके 2022 में लॉन्च किया गया था। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से वल्कन 2020 क्या है? एक सैन्य उपग्रह, एक पनडुब्बी, एक लेजर या फिर एक सैन्य पोत? सही आंसर है ऑप्शन सी, एक लेजर। ब्रिटेन 85 मिलियन पाउंड के निवेश से दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर बनाने के लिए एक अभूतपूर्व परियोजना शुरू कर रहा है। इस परियोजना को वल्कन 2020 नाम दिया गया है। इस लेजर के सूर्य से 10 लाख अरब गुना अधिक चमकीला होने का अनुमान है, जिससे स्वच्छ ऊर्जा और कैंसर के उपचार सहित विभिन्न वैज्ञानिक क्षेत्रों पर गहरा प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। इसे तैयार होने में 6 साल का वक्त लगने का अनुमान है। वल्कन 2020 की क्षमताओं की बात करें तो ये लेजर 20 पेटावाट्स के ऊर्जा उत्पादन के साथ एक प्राथमिक बीम उत्पन्न करेगा। साथ ही ये 20 किलो जूल या केजे तक के आउटपुट के साथ 8 उच्च ऊर्जा बीम भी उत्पन्न करेगा। ये उल्लेखनीय वृद्धि इसकी शक्ति में 20 गुना वृद्धि करती है, जिससे वल्कन 2020 लेजर वर्चस्व के शिखर पर पहुंच जाएगा। परियोजना के प्रायोजक यूके रिसर्च एंड इनोवेशन के अनुसार इस लेजर की एक पल्स पूरे नेशनल ग्रिड की तुलना में अधिक बिजली प्रदान करेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने 100% ODF प्लस कवरेज हासिल किया है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के अंतर्गत 100% ODF प्लस कवरेज हासिल किया है। उत्तर प्रदेश के सभी 95,767 गाँवों यानी मिशन के चरण 2 के तहत 100% गाँवों ने ODF प्लस का दर्जा हासिल कर लिया है। गौरतलब है कि ODF प्लस गांव वो है जिसने ठोस या तरल अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों को लागू करने के साथ साथ अपनी खुले में शौच मुक्त यानी ODF स्थिति को बनाए रखा है। अभी तक देश भर में 4.4 लाख यानी 75% गाँवों ने खुद को ODF प्लस घोषित कर दिया है, जो 2024-25 तक स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके लिए पंचायत स्तर पर क्षमता निर्माण और साइट पर सहायता, तेजी से कार्यान्वयन प्रमुख कारक थे। आपको बता दें कि 95,767 ODF प्लस गाँवों में से 81,744 गाँव ठोस अपशिष्ट प्रबंधन या तरल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था के साथ ODF प्लस महत्वाकांक्षी गाँव हैं। 10,217 गाँव ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और तरल अपशिष्ट प्रबंधन दोनों की व्यवस्था के साथ ODF प्लस उभरते गाँव हैं और 3,806 गाँव ODF हैं। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से R21 मैट्रिक्स M वैक्सीन संबंधित है कोरोना से, टाइफाइड से, मलेरिया से या फिर डेंगू से? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, मलेरिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में बच्चों में मलेरिया की रोकथाम के लिए एक नए टीके R21 मैट्रिक्स M की सिफारिश की है। R21 मैट्रिक्स M वैक्सीन की बात करें तो ये बच्चों में मलेरिया की रोकथाम के लिए स्वीकृत एक नया टीका है। इसे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा यूरोपीय और विकासशील देशों के क्लिनिकल ट्रायल पार्टनरशिप यानी EDCTP, वेलकम ट्रस्ट और यूरोपीय निवेश बैंक यानी EIB के समर्थन से विकसित किया गया है। ये WHO के 75% प्रभावकारिता के लक्ष्य तक पहुंचने वाली पहली मलेरिया वैक्सीन है। इसे बुर्किना फासो, घाना और नाइजीरिया में उपयोग के लिए पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है। ये टीका अफ्रीकी देशों में 2024 की शुरुआत में दिया जाएगा और अन्य देशों में 2024 के मध्य में उपलब्ध होगा।
चलिए अगला प्रश्न, 4 आर्य सत्य किस धर्म से संबंधित हैं? हिंदू, जैन, सिख या फिर बौद्ध? तो उत्तर है ऑप्शन डी, बौद्ध। बुद्ध ने अपने अनुयायियों से सांसारिक सुखों से बचने के लिए मध्यम मार्ग का सिद्धांत दिया। उनके अनुसार हर कोई जीवन में अपनी खुशी के लिए स्वयं जिम्मेदार होता है। उन्होंने बौद्ध धर्म के व्यक्तिवादी घटक पर जोर दिया। बौद्ध धर्म की मुख्य शिक्षाएं 4 महान सत्य या अरिया सच्चनी और अष्टांगिक मार्ग या अष्टांगिका मार्ग की मूल अवधारणा में समाहित हैं। 4 आर्य सत्य हैं। दुख संसार का सार है। हर दुख का एक कारण होता है, समुदाय। दुख को दूर किया जा सकता है यानी निरोध, और इसे अथंगा मग्गा यानी 8 गुना पथ का पालन करके प्राप्त किया जा सकता है। इस 8 गुना पथ में शामिल है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन के बाद जोड़े गए थे? 42वें संविधान संशोधन, 43वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन या फिर 38वें संविधान संशोधन? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, 42वें संविधान संशोधन। मौलिक कर्तव्य का विचार रूस के संविधान तत्कालीन सोवियत संघ से प्रेरित है। इन्हें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर संविधान के भाग 4A में शामिल किया गया था। मूल रूप से मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी। बाद में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से एक और कर्तव्य जोड़ा गया था। सभी 11 कर्तव्य संविधान के अनुच्छेद 51A भाग 4A में सूचीबद्ध हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की तरह मौलिक कर्तव्य भी प्रकृति में गैर न्यायिक है। मौलिक कर्तव्य की सूची में शामिल है संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करें। स्वतंत्रता के लिए राष्ट्र आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें तथा उसे अक्षुण्ण रखें। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा व प्रदेश या वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव आते हैं, की रक्षा और संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के लिए दया भाव रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र की प्रगति और निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त किया जा सके। 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना, इसे 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वेद का उपवेद धनुर्वेद है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद या फिर सामवेद? आंसर है ऑप्शन सी, यजुर्वेद। वैदिक ग्रंथ के अंतर्गत 4 वेद, 8 ब्राह्मण, 6 आरण्यक और 13 प्रारंभिक उपनिषद आते हैं। चारों वेदों में ऋग्वेद सबसे प्राचीन है और अथर्ववेद सबसे नवीन है। ऋग्वेद मंत्रों का संकलन है। ऋग्वेद के कुल मंत्रों की संख्या 10,000 से अधिक है। यजुर्वेद ऐसे मंत्रों का संग्रह है जिनसे पुरोहित द्वारा यज्ञ विधि को संपन्न कराया जाता था। वहीं सामवेद ऋग्वेद से लिए गए खास प्रकार के स्तुति पद्यों का संग्रह मात्र है, जिसे लय में ढाल दिया गया है। वहीं अंतिम वेद अथर्ववेद है, जिसमें लौकिक फल देने वाले कर्मकांड और जादू, टोना, टोटका और इंद्र मायाजाल से संबंधित मंत्रों की उपस्थिति है। वेदों की बात करें तो ऋग्वेद ऐत्रेय कौशितकी ब्राह्मण में है, उपनिषद ऐत्रेय कौशितकी और उपवेद आयुर्वेद। यजुर्वेद शतपथ ब्राह्मण, उपनिषद कठोपनिषद, तैत्तिरीयोपनिषद, श्वेताश्वरोपनिषद, मैत्रायणी उपनिषद, ईशावास्योपनिषद और बृहदारण्यकोपनिषद। उपवेद धनुर्वेद। सामवेद तांडव जैमिनी ब्राह्मण, उपनिषद छांदोग्य जैमिनी और उपवेद गंधर्ववेद। और अथर्ववेद गोपत ब्राह्मण, उपनिषद मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद और मांडुक्योपनिषद। उपवेद ब्रह्मवेद और शिल्पवेद। चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को अश्व अक्षांश कहा जाता है? भूमध्य रेखीय निम्न दाब क्षेत्र, उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्र, उपध्रुवीय निम्न दाब क्षेत्र या फिर ध्रुवीय क्षेत्र? आंसर होगा ऑप्शन बी, उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्र। अश्व अक्षांश उत्तरी एवं दक्षिणी दोनों गोलार्धों में पछुआ और व्यापारिक पवनों की पेटियों के मध्य पाई जाने वाली उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी है। इस पेटी का विस्तार दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। मध्य युग में घोड़ों को ले जाने वाली नौकाओं को यहाँ शांत वायुमंडलीय दशाओं के कारण आगे बढ़ने में अत्यधिक कठिनाई होती थी, इसलिए जलयान को हल्का करने के लिए कई बार घोड़ों को समुद्र में फेंकना पड़ता था। इस कारण इस पेटी का नाम अश्व अक्षांश पड़ा। चलिए अब नोट कर लीजिए अभ्यास प्रश्न। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है ए 5 अक्टूबर, बी 10 अक्टूबर, सी 15 अक्टूबर या फिर डी 6 अक्टूबर। तो सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।